हेलो दोस्तों, आरएस प्री 2023 व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम सीरीज 2023 के लिए आज 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 34वां दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं। 22 से पहले 33 मॉडल पेपर हमारे चैनल Q50 जीके पर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों एक बार जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बड़े गजब के और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है। और मैं दावे के साथ दोस्तों बोल रहा हूं, अगर आपकी एग्जाम तक आपने दोस्तों हमारी इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर अगर कंटिन्यू देख लिए ना, तो आपकी एग्जाम में आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं रहेगी कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये भाई मेरा आपसे वादा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। यहां से आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। लेवल देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन का, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूहों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। देखिए अवरोही क्रम पूछा है अरावली पर्वतमाला की चोटियों का। और दोस्तों कल की तारीख में दोस्तों हमारे चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में मैंने अरावली पर्वतमाला की टोटल 22 चोटियों का दोस्तों आपको अवरोही क्रम बताया था। देख लीजिए आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपने उस पोस्ट को, कल वाली पोस्ट को जो 7 बजे डेली अपलोड होती है दोस्तों, उस पोस्ट को अरावली पर्वतमाला की टोटल 22 चोटियों का दोस्तों मैंने आपको क्रम बताया था, अगर जिसने भाई वो 22 चोटियां याद कर ली तो जिंदगी में कभी दोस्तों अरावली पर्वतमाला संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका एक गारंटी है मेरी। तो दोस्तों देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सायरा, डोरा पर्वत, नागपाड़ या बिलाड़ी, या दोस्तों सायरा, नागपाड़, डोरा पर्वत या बिलाड़ी, या बिलाड़ी, डोरा पर्वत, नागपाड़ या सायरा, या दोस्तों बिलाड़ी, नागपाड़, डोरा पर्वत या सायरा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा। देखिए अवरोही क्रम की बात हो रही है तो दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सायरा, फिर आएगी डोरा पर्वत, फिर आएगी नागपाड़, फिर आएगी बिलाड़ी। अब देखिए कैसे इसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए सायरा की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 900 मीटर है। जो सायरा पर्वत चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 900 मीटर दोस्तों, 900 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है। और ये कहां पर पड़ती है तो नोट करना, ये साथ ही साथ में दोस्तों उदयपुर में पड़ती है। सायरा पर्वत चोटी कहां है, उदयपुर में, 900 मीटर है दोस्तों, ठीक है। एक नंबर पे आ गई 900 मीटर। 2 नंबर पे आ जाएगी हमारी डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत दोस्तों कहां पर पड़ता है, जालोर में पड़ता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है, 869 मीटर, 869 मीटर दोस्तों डोरा पर्वत की क्या है भाई ऊंचाई है। और दोस्तों ये पड़ता है हमारा जालोर में। कहां पर पड़ता है, जालोर में पड़ता है, ठीक है। 3 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हमारा नागपाड़, जहां से दोस्तों लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़, जो अजमेर में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 795 मीटर, 795 मीटर दोस्तों नागपाड़ की ऊंचाई है। यह पड़ता है हमारा अजमेर में, जो लूनी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। उसके बाद में देखो बात आती है बिलाड़ी पर्वत चोटी की। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 755 मीटर दोस्तों। और यह पड़ती है हमारी भाई, ये कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है अलवर में, ये पड़ती है अलवर में। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी फैक्ट दोस्तों मैंने हमारे कल दोस्तों हमारे चैनल की कम्युनिटी बॉक्स था, उसमें मैंने दोस्तों अरावली की प्रमुख चोटियों का अवरोही क्रम आपको बता दिया था, कल ही दोस्तों बताया था आपके सामने। ये देख लीजिए क्वेश्चन प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोलता हूं भाई कंसेप्ट क्लियर करके दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों मैं जो बता रहा हूं ना आपको दोस्तों, इस कम समय में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है वो दोस्तों आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा। आपको दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, वो भी आप साथ ही साथ में नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए। यहां पर देखिए दोस्तों नोट कीजिए, अगर आपको पूछ ले एग्जामिनर की सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत, और दोस्तों रोजा बाखर, या दोस्तों पूछ ले जारोला बाखर, जारोला बाखर हो गया। इसके बाद में एक और लिखिए इसराना बाखर। इस सभी की सभी दोस्तों किस जिले में स्थित है भाई, है ना। सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, रोजा बाखर, जारोला बाखर, इसराना बाखर, सभी दोस्तों सभी की सभी जालोर में स्थित है भाई, जालोर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा साथ साथ में आपको एक बात और बता देता हूं, नोट करना। एक पहाड़ी है दोस्तों कमलनाथ की पहाड़ी, है ना। एक कमलनाथ की पहाड़ी भाई कहां पर पड़ती है, जिसकी 1001 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ये पड़ती है हमारी उदयपुर में, उदयपुर में स्थित है कमलनाथ की पहाड़ी। और एक है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी, कहां पर है, एक दोस्तों कौन सी पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी दोस्तों, ये पड़ती है दोस्तों, नोट करना, अलवर में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, है ना। ये कहां पर पड़ती है, उदयनाथ की पहाड़ी। ये उदयनाथ की पहाड़ी तो अलवर में पड़ती है, लेकिन कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर में पड़ती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये मैं आपको बात बताने वाला था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो भी बताया हूं हर बात दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है,
कौन सा सुमिलित नहीं है हमें देखना है दोस्तों। देखिए एक तरफ दोस्तों नदी दे रखा है और एक तरफ उनकी सहायक नदियों का नाम दे रखा है, ठीक है। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोठारी नदी है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदी कोठारी नदी है, ठीक है। लूणी नदी की सहायक नदी की बात करें तो सागी नदी दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदी है। काली सिंध की बात करें तो आहू नदी काली सिंध की सहायक नदी है। ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माही नदी की सहायक नदी दोस्तों वाकल नदी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। माही नदी की सहायक नदी वाकल नदी नहीं है, वाकल नदी तो दोस्तों हमारी साबरमती की सहायक नदी है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो माही नदी की भाई कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तो उनके बारे में हम दोस्तों चर्चा करते हैं। 1 मिनट रुकिए। यहां पर देखिए दोस्तों मैं बात करने वाला हूं माही नदी की, माही नदी की दोस्तों बात करने वाला हूं। जिंदगी में कभी दोस्तों माही नदी से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। माही नदी के बारे में दोस्तों लिखिए, इसे दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण गंगा कहते हैं भाई ना, दक्षिणी राजस्थान की गंगा या सवर्ण गंगा कहते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सवर्ण गंगा कहते हैं। हर क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं जो भी आपको बता रहा हूं अपनी नोटबुक में दोस्तों नोट करते जाएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस माही नदी को दोस्तों कांठल की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये माही नदी है ना, ये माही नदी दोस्तों करक रेखा को 2 बार काटती है। जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गुजरती है ना करक रेखा, उसको करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों कौन सी है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये माही नदी है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक दक्षिणी राजस्थान में एक 56 का बेसिन आता है, 56 का बेसिन दोस्तों जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित है। 56 का बेसिन बीपी याद रख सकते हो आप। 56 का बेसिन इसकी मुख्य नदी है दोस्तों माही नदी है ना, इसको माही बेसिन भी कहते हैं 56 के बेसिन को। तो पूछ ले कि 56 के बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है तो माही नदी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो हो गई माही नदी की कुछ बेसिक डिटेल, ठीक है। इसके बारे में देखिए माही नदी के अलावा, इसके अलावा और देखते हैं माही नदी के बारे में। तो दोस्तों माही नदी की सहायक नदियों की बात हो रही थी हमारी, उनके बारे में हम देख लेते हैं। माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तो दोस्तों नोट करना, सोम नदी है ना, इसके अलावा जाखम नदी, और दोस्तों यहां पर नोट करना सोम, माई और जाखम, इन 3 नदियों के संगम पर डूंगरपुर में दोस्तों एक स्थान है बेणेश्वर नामक जगह, जहां पर दोस्तों ध्यान रखना प्रतिवर्ष दोस्तों माघ पूर्णिमा को दोस्तों प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को एक मेला आयोजित होता है, जिसे दोस्तों बेणेश्वर धाम कहते हैं, जिसे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहते हैं ना, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसे, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं उसको, ध्यान रखना। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर नामक जगह पर दोस्तों एक मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा को, है ना, सोम माई जाखम नदियों के संगम पर, जिसको दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बेणेश्वर महादेव का मेला, ठीक है। बड़ा गजब का प्रश्न था। इसके अलावा देखिए माही नदी की 2 सहायक नदियां तो मैंने आपको बताई दी ना, माही नदी की 2 सहायक नदियां तो कौन कौन सी है, जाखम नदी और दोस्तों हमारी सोम नदी, 2 नदियां हो गई। इसके अलावा दोस्तों तीसरी नदी नोट करना ईरू नदी, ये भी माही नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा मोरेन नदी, ये भी माही नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों इसके अलावा अनास नदी, चाप नदी, हरण नदी है ना, और वादर नदी, ये सभी नदियां दोस्तों माही नदी की सहायक नदियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है माही नदी, ठीक है। बहुत ही गजब का दोस्तों यहां से प्रश्न बनेगा। और दोस्तों आपकी तरफ से दोस्तों एग्जाम में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये दोस्तों मेरा आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार पढ़ लेना और दोस्तों मॉडल पेपर को बार बार रिवीजन करके जाना, इससे बार दोस्तों जिंदगी में पर्सन नहीं जाएगा, एक गारंटी मेरी। ये हो गई हमारी माही नदी कंप्लीट। उसके बाद में देखिए दोस्तों बात करते हैं हम साबरमती नदी की, साबरमती नदी की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर देखिए साबरमती नदी की बात करें तो दोस्तों साबरमती नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही नदी आ जाएगी साबरमती नदी की वेसवा नदी, मेसवा नदी, इसके अलावा वाकल नदी सहायक नदी की है ना, साबरमती की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना माजम नदी, हतमती नदी, और इसके अलावा दोस्तों हमारी वेत्रक नदी, ये सभी नदियां दोस्तों साबरमती की सहायक नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है भाई। इसके अलावा बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर काली सिंध नदी की, काली सिंध नदी भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, काली सिंध नदी है ना, काली सिंध नदी। और दोस्तों यहाँ पर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो इसकी एक सहायक नदी है आहू नदी दोस्तों काली सिंध की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी इसकी अन्य सहायक नदियां, लेकिन उनसे दोस्तों हमें मतलब नहीं है, केवल आहू नदी दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक गजब का फैक्ट बताऊंगा आपको कि काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पर राजस्थान में कौन सा किला स्थित है तो दोस्तों गागरोन का किला स्थित है भाई, गागरोन का किला दोस्तों जो झालावाड़ में पड़ता है ना, झालावाड़ में पड़ता है गागरोन का किला, झालावाड़ में स्थित है, जो दोस्तों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है ना, इनके संगम पर दोस्तों गागरोन का किला स्थित है। और दोस्तों एक प्रकार का जल दुर्ग है,
जल दुर्ग है, और इस जल दुर्ग को दोस्तों ओदक दुर्ग भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ओदक दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के ओदक दुर्ग है, तो 3 प्रकार के ओदक दुर्ग है। पहला तो दोस्तों गागरोन का किला हो गया, दूसरा दोस्तों बैंसरोडगढ़ का किला है राजस्थान में, 3 ही प्रकार के जल दुर्ग है, बैंसरोडगढ़ का किला, तीसरा दोस्तों शेरगढ़ का किला हो गया, शेरगढ़ का किला दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन ही राजस्थान में जल दुर्ग है, इस बात का ध्यान रखना। और गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। पहली बात तो ये दोस्तों कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ में दोस्तों नोट करना, जो एक काली सिंध नदी है ना, काली सिंध नदी, इस पर एक बांध बना हुआ है जो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नवनेरा बांध, नवनेरा बांध, या इसको नौनेरा बांध भी कहते हैं, नौनेरा बांध भी कहते हैं, जो दोस्तों नोट करना कहां पर स्थित है, कोटा में स्थित है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कोटा में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नवनेरा नौनेरा बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों काली सिंध नदी पर स्थित है, लेकिन कोटा में स्थित है, ध्यान रखना, गलती से चंबल मत कर देना, पहली बात है। और नवनेरा बांध है ये दोस्तों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो निकाली गई राजस्थान के 13 जिलों में संचालित है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसका दोस्तों अभिन्न अंग है, इसका इस परियोजना का नवनेरा बांध क्या है, अभिन्न अंग है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अंग है नवनेरा बांध, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में भाई पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और दोस्तों ऐसा कंटेंट लोग आपको भाई पेड कोर्स में दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते, गारंटी मेरे दोस्तों, इतनी बारी भरकम फीस लेकर भी दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराते। देखिए दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में, एक यूनिक कंटेंट और एक जेन्युइन कंटेंट दोस्तों आपको बताने में भाई टाइम तो लगता है ना, टाइम दोस्तों लगेगा, और वो टाइम आपको मैं दोस्तों लूंगा भाई, है ना, क्योंकि दोस्तों हवा में बातें नहीं करता, क्योंकि दोस्तों रटा रटाई कंटेंट नहीं है ये दोस्तों, मेहनत से तैयार किया कंटेंट है, इसलिए दोस्तों नोट करते जाएगा, आपकी एग्जाम में दोस्तों हूबहू छपेगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर लूनी नदी की, तो लूनी नदी का उद्गम दोस्तों अजमेर के नागपार से होता है दोस्तों। इसकी जितने भी सहायक नदियां हैं उनके लास्ट में डी लगता है, जैसे लीलड़ी, सुखड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, है ना, इनके सभी के लास्ट में डी लगता है, लेकिन इसकी 2 नदियों अपवाद है भाई, है ना, 2 नदियां इसकी सहायक नदियां जिनके लास्ट में डी नहीं लगता है। कौन कौन सी? एक तो सागी नदी और एक दोस्तों जवाई नदी, ये दोनों नदियां भी दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, इनके लास्ट में डी नहीं लगता, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो जितने भी नदियां हैं जिनके लास्ट में डी लगता है, सभी की सभी लूनी नदी की सहायक नदियां, प्लस दोस्तों सागी नदी और जवाई नदी भी लूनी की सहायक नदियां, ये अपवाद स्वरूप भाई, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 3 जल दुर्ग है ना, कौन कौन से? एक तो गागरोन का किला जो काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित था, गागरोन का किला दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पर स्थित है ना। दूसरा दोस्तों नोट करना बैंसरोडगढ़ का किला, अगर आपको पूछ ले किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों आप ये भी नोट कर लीजिएगा, ये स्थित है चंबल प्लस बामणी नदी के किनारे पर, चंबल प्लस बामणी नदी के संगम पर दोस्तों स्थित है बैंसरोडगढ़ किला, जो हमारे चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है। तीसरा आपको पूछ ले शेरगढ़ का किला, जो भी एक राजस्थान में जल दुर्ग का उदाहरण है, ये कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों ये 12 जिले में स्थित है, और ये परवन नदी के किनारे स्थित है भाई, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। चौथा किला आप और नोट कीजिएगा, ये मानता हूं कि दोस्तों जल दुर्ग नहीं है, चित्तौड़गढ़ का किला, ये भाई जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता चित्तौड़गढ़ का किला, लेकिन आप ये तो नोट कर सकते हो ना कि किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों नोट करना गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है, बेड़च नदी के संगम पर स्थित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो टोटल दोस्तों जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताया था भाई, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, और दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर तो शायद ही कोई दोस्तों प्रोवाइड कराता होगा, आपको प्रोवाइड कराता होगा, लेकिन Q50 जीके पर दोस्तों आपको एक यूनिक, एक जेन्युइन और एक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों देखने को मिलता है, लेकिन जो बताऊंगा ना हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में भाई छपेगा, ये गारंटी है मेरी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है, देखिए सूची पृष्ठ को हमें सूची सेकंड से दोस्तों सम्मिलित करना है, और दोस्तों नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है कोड से, ठीक है। सूची पृष्ठ क्या है, एक तरफ जिला दे रखा है, सूची सेकंड क्या है, एक तरफ झील दे रखा है, ठीक है जी। देखिए अजमेर में दोस्तों कौन सी झील स्थित है, तो फोय सागर झील स्थित है, बिल्कुल सही बात है। डूंगरपुर में दोस्तों गेप सागर झील स्थित है, ये बात ये लो जी। जोधपुर में कौन सी झील स्थित है, जोधपुर में दोस्तों प्रताप सागर झील स्थित है, जैसलमेर में भुज झील स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनमें दोस्तों स्टूडेंट बार बार में कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो आप वो भी नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट रुकिए। यहां पर दोस्तों नोट कीजिएगा, सबसे पहले अगर आपको पूछ ले कायलाना झील, एक तो है कायलाना झील, 2 नंबर पे लगा के लिखिए दोस्तों कावोद झील, और 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखिए कोलायत
झील, ये तीनों झील दोस्तों अलग अलग जिलों में स्थित है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट नाम दोस्तों इनका एक सा अक्सर स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहता है। तो दोस्तों नोट करना, कायलाना झील दोस्तों हमारी जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कावोद झील दोस्तों जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। और कोलाई झील दोस्तों हमारी बीकानेर में स्थित है भाई, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ अन्य फैक्ट और बताने वाला हूं। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अजमेर में दोस्तों एक झील पड़ती है, अजमेर में एक झील है फोई सागर झील, फोई सागर झील जो अभी ऑप्शन में आई थी, इसके इस बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। नोट कीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन इससे यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस झील का निर्माण कार्य है, नोट करना दोस्तों मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, किस झील का निर्माण कार्य भाई, है ना, निर्माण कार्य दोस्तों 1891-92 में, 1891-92 के दौरान दोस्तों, के दौरान अकाल राहत कार्यों के दौरान, है ना, अकाल राहत कार्यों के दौरान दोस्तों करवाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था। अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछ ले, क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी द्वारा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस झील का निर्माण कार्य 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के दौरान दोस्तों करवाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अजमेर में एक झील है फोई सागर झील का निर्माण दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लेना, गलती नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताने वाला हूं, साथ में दोस्तों नोट कीजिएगा, साथ ही साथ में कि दोस्तों राजस्थान की कितनी झीलों को भाई, राजस्थान की कितनी झीलों को दोस्तों, कितनी झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, राष्ट्रीय झील संरक्षण राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों शामिल किया गया है। तो दोस्तों नोट करना, राजस्थान की 6 झीलों को भाई शामिल किया गया है। और 6 झीलें दोस्तों कौन कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, 2 झीलें तो दोस्तों कौन कौन सी है भाई, 2 झीलें तो हमारी अजमेर में आती है ना, 2 झील, पहली और दूसरी कौन कौन सी दोस्तों नोट करना, एक तो आ गई हमारी पुष्कर झील और दूसरी आती है आना सागर झील। ये 2 झीलें तो दोस्तों अजमेर में स्थित है, जिनको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 2 झीलें दोस्तों उदयपुर में आती है, कौन कौन सी, तीसरी झील नोट करना, एक तो है पिछोला झील और एक चौथी झील है दोस्तों फतेह सागर झील। ये दोनों झील दोस्तों हमारे कहां पर स्थित है, उदयपुर में। अगर आपको पूछ ले कि उदयपुर की कितनी झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है तो 2 झीलों को शामिल किया गया है। पूछ ले कि अजमेर की कितनी झीलों को शामिल किया गया है, तो 2 झीलों को शामिल किया गया है। टोटल कितनी झीलों को शामिल किया गया है, तो 6 झीलों को शामिल किया गया। 2 कौन कौन सी हो रह गई, तो 2 नोट करना, 5वें नंबर पे आ जाएगी एक मानसागर झील जो दोस्तों हमारी जयपुर में पड़ती है, जयपुर में। और दोस्तों 6 नंबर पे आ जाएगी नक्की झील जो हमारी सिरोही में पड़ती है, नक्की झील जो कहां पर पड़ती है, सिरोही जिले में पड़ती है भाई, सिरोही में पड़ती है। तो 6 झीलों को दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान जीके के मामले में नोट करना, राजस्थान जीके के मामले में दोस्तों प्लस इंडिया पॉलिटी प्लस दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के बारे में दोस्तों आपको किसी भी कोचिंग संस्थान को 1 रुपए दोस्तों 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है भाई, ये मेरे आपसे दोस्तों गारंटी वादा करता हूं मैं दोस्तों, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं दोस्तों। Q50 जीके पर आपको बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल दोस्तों बिना कोई तामझाम की, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। अगर दोस्तों आपको नहीं यकीन होना तो दोस्तों आप अपने दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन या दोस्तों ऑनलाइन भाई नोट्स उठा के देख लेना दोस्तों, हमारे कंटेंट से बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी मेरी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों आप देख ही लेना, सुमिलित करवाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या होगा यहां पर, देखिए निम्न में से सालर वन दोस्तों किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, अलवर में, सिरोही में, कोटा में या दोस्तों उदयपुर में। तो दोस्तों मैंने आपको कितने नंबर बताया कि भाई जो सालर वन है वो दोस्तों नोट करना, हमारे दोस्तों अलवर में पाए जाते हैं, सिरोही में भी कुछ थोड़े बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, सिरोही में, इस बात का ध्यान रखना, संपूर्ण सिरोही में नहीं पाए जाते लेकिन पाए जाते हैं, उदयपुर में पाए जाते हैं सालर वन। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, सालर वन हमारे चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, राजसमंद में पाए जाते हैं, लेकिन कोटा में नहीं पाए जाते। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोटा में दोस्तों नोट करना, कोटा में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कोटा में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, ना कि दोस्तों सालर वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब नोट करना, सालर वन दोस्तों कौन कौन सी जिलों में पाए जाते हैं, सालर वन कौन कौन सी जिलों में पाए जाते हैं राजस्थान के, तो अलवर में पाए जाते हैं, सिरोही में पाए जाते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में सिरोही में, ठीक है। उसके अलावा उदयपुर में, इसके अलावा दोस्तों नोट करना चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, और इसके अलावा हमारे राजसमंद में पाए जाते हैं, राजसमंद में सालर वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सालर वन की बात भाई कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको
मिस्त्री तो पतझड़ वन हो ही गई हमारे। इसके अलावा नोट करना सिरोही में कौन से वन पाए जाते हैं भाई। सिरोही जिले की बात हो रही है तो सिरोही में मुख्यतः दोस्तों सिरोही में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं जो दोस्तों 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों पाए जाते हैं। ये वन है ना, वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं सदाबहार वन, जो दोस्तों हमारे माउंट आबू सिरोही में ही पाए जाते हैं भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अभी आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर नोट करना, गलती से दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मत कर देना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मत कर देना। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन यह आया था आरपीसी द्वारा और उसमें ऑप्शन था उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, केवल दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू सिरोही में 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। और इसके अलावा दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में सागवान के वन कहां पाए जाते हैं, सागवान के वन दोस्तों राजस्थान में कहां पाए जाते हैं, तो भाई ये दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं सागवान के वन। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सागवान के वन पाए जाते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान में एक ही वन्य जीव अभ्यारण्य है सीता माता जो प्रतापगढ़ में स्थित है, उसमें दोस्तों सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। और दोस्तों कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में सागवान के वन पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हम टोटल दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, लेकिन जो बताऊंगा दोस्तों आपकी एग्जाम में हूबहू छपेगा दोस्तों, एक गारंटी मेरी। यहाँ पर देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाई। AW प्रकार की जलवायु, देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को देखते दोस्तों अक्सर स्टूडेंट भाई यहां से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हर किसी की दोस्तों बस की बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों आज आपको इस तरीके से कोपेन का वर्गीकरण याद करवाऊंगा कि जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नोट करना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए AW प्रकार की जलवायु में दक्षिणी राजस्थान पाया जाता है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आता है AW प्रकार की जलवायु में। अब दोस्तों नोट करना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे 1 मिनट रुकिए, डिटेल में समझाता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की भाई, जलवायु वर्गीकरण की। दोस्तों जिंदगी में कभी दोस्तों गलत नहीं होगा क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से। सबसे पहले क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है कि कोपेन ने किसको आधार मानकर दोस्तों जलवायु वर्गीकरण किया था, तो गलती से दोस्तों वर्षा मत कर देना, इसका वनस्पति आंसर होगा। वनस्पति को दोस्तों आधार मानकर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था। और दोस्तों 4 भाग बताए थे जलवायु वर्गीकरण के, कौन कौन से, एक तो BWHW, एक दोस्तों 2 नंबर पे आ जाएगा BSHW, 3 नंबर पे आ जाएगा CWG और 4 नंबर पे आ जाएगा AW, है ना, ये 4 नंबर पे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 4 नंबर पे AW आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये 4 प्रकार के इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के आधार बताए। अब आप नोट कीजिएगा BWHW प्रकार की जलवायु में कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान में, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। इसमें टोटल दोस्तों 5 ही जिले आते हैं, 5 जिले याद कर लीजिएगा। कैसे याद करोगे, देखिए आपको याद करना है हाई जेसीबी दोस्तों आपको याद करना है। इसमें H का मतलब हनुमानगढ़ हो गया, G का मतलब गंगानगर, J का मतलब जैसलमेर, C का मतलब चूरू और B का मतलब बीकानेर हो गया, है ना। B का मतलब क्या हो गया, बीकानेर हो गया। तो दोस्तों हाई जेसीबी आपको याद करना है, हाई जेसीबी। BWHW आपका कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, इसमें 5 ही जिले आते हैं। बचे कौन सा दोस्तों, 3 और बचे BSHW। इसमें दोस्तों राजस्थान के टोटल 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, नोट करना, जोधपुर, नागौर और पाली, 3 जिले तो ये हो गए। इसके अलावा झुंझुनू और सीकर, और दोस्तों नोट करना, इसके अलावा झुंझुनू सीकर हो ही गया। इसके अलावा दोस्तों बाड़मेर और जालोर दोस्तों, ये 7 जिले दोस्तों इसमें आते हैं BSHW में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम AW प्रकार की जलवायु की, है ना। CWG को छोड़ दो अभी, ठीक है, AWG में आ दो। इसमें भी दोस्तों राजस्थान के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नोट करना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर दोस्तों। इसके अलावा उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है, उदयपुर दोस्तों, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, झालावाड़, ये टोटल दोस्तों इसमें 7 जिले पाए जाते हैं AW प्रकार की जलवायु में। बाकी दोस्तों जितने भी जिले बच गए वो सभी के सभी दोस्तों CWG प्रकार की जलवायु वर्गीकरण में आते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी से दोस्तों आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट दोस्तों, आज से इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सभी जिले याद हो गए भाई। AW में कौन कौन से जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ दोस्तों, 7 जिले AW में आते हैं। बाकी जितने भी जिले बचे वो सभी के सभी दोस्तों CWG प्रकार की जलवायु में आएंगे। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूजन होना है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारे
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, AW प्रकार की जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन से जिले आते हैं, तो बांसवाड़ा और झालावाड़ आ जाएंगे। टोटल दोस्तों 7 जिले आते हैं इसमें, है ना। अभी मैंने आपको बताया, तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों किसका बाग है। मुकुंदरा की पहाड़ियां भाई किसका बाग है, मध्य अरावली का, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, हाड़ौती की पठार का, लूनी बेसिन का। देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, और इस क्वेश्चन पर भाई स्टार लगा लेना आप। एक क्वेश्चन दोस्तों काफी बड़े एग्जाम में घुमा फिरा कर दोस्तों एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यह मालूम होना चाहिए मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है वो हाड़ौती की पठार का हिस्सा है। ठीक है, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और दोस्तों हाड़ौती की पठार को राजस्थान का एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये राजस्थान के एक भौतिक विभाग है, इस बात का ध्यान रखना। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती का पठार कहते हैं, इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको। और दोस्तों इसी का भाग है मुकुंदरा की पहाड़ियां, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मिल जाए तो भी आपको दोस्तों ऑप्शन में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ही करना है, अगर हाड़ौती का पठार मिल जाए तो भी आपको हाड़ौती का पठार करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में टोटल 5 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन सी, इसके अलावा बता रहा हूं, मुकुंदरा की पहाड़ियों के अलावा 5 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। मुकुंदरा की पहाड़ी अगर पूछ ले किस किस प्रकार की आकृतियां होती है, तो दोस्तों अर्धचंद्राकार प्रकार की पहाड़ियां होती है, अर्धचंद्राकार प्रकार की पहाड़ियां होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में या हाड़ौती की पठारी प्रदेश में कौन कौन सी 5 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना है। 1 मिनट रुकिए, हाँ दोस्तों नोट कीजिए, 1 नंबर लगा के मैं बता रहा हूं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात कर रहा हूं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात कर रहा हूं, पठारी प्रदेश की बात कर रहा हूं, या हाड़ौती के पठार भी बोल सकते हैं हम इसको हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 5 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, 1 नंबर लगा के नोट करना है। सबसे पहले तो इसमें विंध्यन कगार उच्च भूमियां पाई जाती है, विंध्यन कगार उच्च भूमियां दोस्तों हाड़ौती के पठार में पाई जाती हैं, दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है, और ये दोस्तों बालू का पत्थरों से निर्मित होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, बालू का पत्थरों से निर्मित होती है। और एग्जाम में आपको काफी बार सैंड स्टोन भी देखने को मिलेगा, इनको सैंड स्टोन भी कहते हैं बालू का पत्थरों को। तो सैंड स्टोन या दोस्तों बालू का पत्थरों से निर्मित होती है विंध्यन कगार उच्च भूमियां, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, 2 नंबर लगा के लिखिए, 2 नंबर पे इसमें डग गंगधार उच्च भूमियां भी पाई जाती हैं, उच्च भूमियां भी दोस्तों इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए 3 नंबर लगा के लिखिए, 3 नंबर लगा के लिखिए, इसमें शाहाबाद की उच्च भूमियां, शाहाबाद की उच्च भूमियां भी दोस्तों इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर लगा के लिखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां दोस्तों कहां पाई जाती हैं, तो ये भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और दोस्तों मुख्यतः जिला पूछ ले तो 12 जिले में स्थित है रामगढ़ की गोलाकार की पहाड़ियां। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर लगा के लिखिए दोस्तों, 5 नंबर लगा के लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर लगा के लिखना, हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां, राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां, इसको दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है और हिंदी में भी एग्जाम में लिखा हुआ आता है। हिंदी में कहते हैं घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां, ये राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर बताना, ऐसा कंटेंट दोस्तों लोग आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान भाई पेड कोर्स में भी प्रोवाइड नहीं कराती है, गारंटी है दोस्तों मेरी। और इस कंटेंट से बेहतरीन कंटेंट अगर आपको कहीं मिल जाए ना, तो दोस्तों कमेंट करके मेरे को एक बार जरूर बताना। ये दोस्तों मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। Q50 जीके पर दोस्तों रटा रटाए कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, केवल दोस्तों मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई तामझाम के दोस्तों। इसलिए आपका भाई यार आपके लिए मेहनत करता है, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों कर लेना, अगर नहीं किया है तो दोस्तों कर लेना, वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना भाई। ठीक है, लाइक कर देना। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हाँ तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ और बताना दोस्तों, थोड़ी सी बात और बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना। पूर्वी मैदानी प्रदेश के है ना, जो एक राजस्थान का भौतिक विभाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश भी, इसमें 3 बेसिन पाए जाते हैं, 3 बेसिन स्थित है दोस्तों। कौन कौन से, पूर्वी मैदानी प्रदेश में दोस्तों चंबल बेसिन आता है, चंबल बेसिन आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश में दोस्तों बनास बेसिन आता है, बनास बेसिन आता है। और इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश में दोस्तों नोट करना 56 का बेसिन आता है,
56 का बेसिन आता है, जो मैंने अभी आपको बताया था माही नदी के बारे में, जो थोड़ी देर पहले बताया था कि माही नदी इसकी मुख्य नदी है ना। तो तीनों बेसिन दोस्तों एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि कौन सा बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो चंबल बेसिन भी है, बनास बेसिन भी है, 56 बेसिन में। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आपको क्वेश्चन देखने मिले वैसा भाई आपको आंसर करना है, ठीक है। लूनी बेसिन दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का मुख्य बेसिन है, और दोस्तों नोट करना लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश भी कहते हैं, गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है लूनी बेसिन को। इस बात का भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने दिमाग में बैठा के रखना भाई, ठीक है। भूलना नहीं है दोस्तों, किसी भी कंडीशन में हमको दोस्तों, किसी भी कंडीशन में गलती नहीं करनी है हमको, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं ना, आपको दोस्तों उससे डबल मेहनत करना है। और दोस्तों पहली बार में अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों बार बार में मॉडल पेपर का रिवीजन करना है, एक गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं। पहली बार में आरएस प्री दोस्तों क्लियर करोगे आप, एक गारंटी मेरी। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा सुमिलित नहीं है भाई, ठीक है। एक तरफ दोस्तों नदी दे रखा है और एक तरफ दोस्तों उनका उद्गम स्थल दे रखा है ना, उद्गम स्थल दे रखा है भाई, वो देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है जी। बेड़त नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है, गोगुंदा की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही बात है। गंभीरी नदी का उद्गम जावत की पहाड़ी से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी का उद्गम दोस्तों बेराट की पहाड़ी से होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। माही नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ी से, ये बात दोस्तों गड़बड़ हो गया। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में स्थित है, और राजसमंद की खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है, न कि दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। और दोस्तों कल परसों दोस्तों जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों कौन कौन सी नदियों का राजस्थान में एमपी की पहाड़ी या मध्य प्रदेश से दोस्तों उद्गम स्थल है ना, कौन राजस्थान की कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश होता है। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, जो कल परसों एग्जाम लगी थी। तो उनकी भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में, एक मिनट रुकिए। यहां पर देखिए दोस्तों सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी दोस्तों आयोजित हुई है हमारी सेकंड ग्रेड एग्जाम 3-4 दिन पहले। उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का है ना, कौन कौन सी नदियों का दोस्तों उद्गम स्थल है। तो भाई राजस्थान की कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है, नोट करना दोस्तों। सबसे पहले नंबर आता है माही नदी का। माही नदी का दोस्तों मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी से उद्गम होता है, तो नोट करना विंध्याचल की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियों से दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों राजस्थान में कहां से एंट्री होती है माही नदी की, तो ये बात भी दोस्तों साथ साथ में नोट करना। राजस्थान में इसकी खांडू गांव पड़ता है, एक है खांडू गांव है जो बांसवाड़ा में स्थित है, यहां से दोस्तों राजस्थान में इसकी एंट्री होती है माही नदी की भाई, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ी से माही नदी का उद्गम होता है। एक नदी तो हो गई ये हमारी, ठीक है जी। दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी नोट करना, मध्य प्रदेश की बात हो रही है ना, दूसरी नदी नोट करना, दूसरी नदी है दोस्तों हमारी चंबल नदी। चंबल नदी का नाम आता है, दूसरी नदी पे आती है चंबल नदी। और चंबल नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ी से उद्गम होता है। एक मिनट, मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से दोस्तों है ना हमारी चंबल नदी का उद्गम होता है। इसकी राजस्थान में एंट्री कहाँ से होती है भाई, राजस्थान में दोस्तों इसकी एंट्री कहाँ से होती है चंबल नदी की, तो चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ता है चौरासीगढ़ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है चौरासीगढ़, यहां से दोस्तों राजस्थान में दोस्तों इसकी एंट्री होती है चंबल नदी की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी नदी है दोस्तों हमारी काली सिंध नदी, जिसका उद्गम भी दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है भाई, है ना। काली सिंध नदी दोस्तों, जिसका उद्गम भी कहां से होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश की बागली गांव की पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है काली सिंध नदी का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों नोट करना, इसका राजस्थान में एंट्री कहां से होता है, तो एक तहसील पड़ती है टिब्बी तहसील दोस्तों, जो हनुमानगढ़ में स्थित है, यहां से दोस्तों ये राजस्थान में एंट्री करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। एक नदी और रहेगी दोस्तों, 4 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी और रहेगी पार्वती नदी का उद्गम भी दोस्तों मध्य प्रदेश के सीहोर देखो, सीहोर एक गांव का नाम है मध्य प्रदेश में, सीहोर जिले है ना, जिला का नाम है सीहोर दोस्तों। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की विंध्याचल की पहाड़ी से दोस्तों पार्वती नदी का उद्गम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की विंध्याचल की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है पार्वती नदी का दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों बात करें बनास नदी की बात करें, देखिए राजस्थान में मध्य प्रदेश की चार नदियों का उद्गम एमपी की पहाड़ी से होता है। कौन कौन सी, माही, चंबल, काली सिंध और पार्वती, इनके बारे में मैं आपको बता दिया हूं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी के बारे में बात करते हैं तो बनास नदी का उद्गम दोस्तों राजसमंद की जो खमनोर की पहाड़ियां दोस्तों, वहां से राजसमंद की खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों बनास नदी को वन की आशा कहते हैं, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की श्रवणगंगा कहते हैं, बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता कहते हैं। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए खारी नदी का उद्गम दोस्तों राजस्थान में कहां से होता है, तो खारी नदी का उद्गम होता है दोस्तों इसी राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियों से,
बिजराल की पहाड़ी से दोस्तों जो राजसमंद में स्थित है, जहां से दोस्तों खारी नदी का उद्गम होता है। अगर दोस्तों पूछ ले कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है राजस्थान में, कोठारी नदी जिसके किनारे दोस्तों बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में, इसी कोठारी नदी का उद्गम दोस्तों राजसमंद में स्थित दिवेर की पहाड़ियों से, राजसमंद में स्थित दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों बार बार में क्वेश्चन और पूछा जाने वाला है, एक नदी और आती है साबी नदी, साबी नदी है ना, साबी नदी की बात कर रहा हूं, साबी नदी दोस्तों, साबी नदी का उद्गम कहां से होता है, जिसके किनारे दोस्तों जोधपुरा सभ्यता स्थित है, तो इसका उद्गम होता है उदयपुर की सेवर की पहाड़ी से दोस्तों, सेवर की पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों इसी उदयपुर की कोटड़ी गांव की पहाड़ी से, कोटड़ी गांव की पहाड़ी से दोस्तों, इसी उदयपुर की कोटड़ी गांव की पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है, साबरमती नदी का उद्गम होता है, साबरमती नदी का उद्गम होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और लूणी नदी की बात करें तो दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर के दोस्तों नागपाड़ से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई, नागपाड़ से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है। तो ये सभी फैक्ट दोस्तों ध्यान रखना, जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक रामबाण मील का पत्थर साबित होंगे जिंदगी में दोस्तों, बहुत काम आएंगे सब फैक्ट भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बाणगंगा नदी को मैंने अभी आपको बता दिया कि रुंडित सरिता कहते हैं भाई, रुंडित सरिता कहते हैं, जिसके किनारे बेराट सभ्यता स्थित है हमारे जयपुर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों आप, और हूबहू दोस्तों इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है जी। देखिए 2011 में कोटा जिले ने 76.6% साक्षरता दर अंकित की है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें कतई कंफ्यूजन नहीं होना हमें, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए 2011 में जालोर जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही है, यह बात भी बिल्कुल सही है। बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया है, यहीं पर इसने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी भाई, ठीक है। उत्तर नंबर सी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये सही कथन नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, ये क्या है, गलत कथन है। इसके अलावा देखिए 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ये पूछ रहा है सही कथन दोस्तों कौन सा है, तो ए बी डी, ए बी और डी दोस्तों सही कथन है, तो ए बी डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी दोस्तों इसका सही कथन है, ठीक है। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट दोस्तों हो जाएगा, यही कथन क्या है भाई, गलत है। इसके अलावा देखिए इसकी हम डिटेल में चर्चा करें तो दोस्तों नोट करना है ना, कौन से जिले ने दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों प्राप्त किया था, तो हमारा जैसलमेर का नाम आता है भाई, जैसलमेर का दोस्तों नाम आता है, जिसका 17 क्या था दोस्तों जनसंख्या घनत्व था। इस बात का ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति दोस्तों इसका क्या है, जनसंख्या घनत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसने न्यूनतम जनसंख्या घनत्व प्राप्त किया था जैसलमेर ने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक मिनट रुकिए, यहां पर देखिए दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नंबर पर दोस्तों नोट लगा के लिखना, अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का दोस्तों अवरोही क्रम अगर आपको पूछ ले, है ना, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का अवरोही क्रम दोस्तों अगर आपको पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार, तब दोस्तों आप क्या करोगे भाई, तो नोट करना सबसे पहले दोस्तों कोटा का नंबर आता है, जिनका 76.6% अभी मैंने आपको बताया था, है ना। सबसे पहले कोटा का नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों जयपुर का नंबर आएगा। जयपुर की कितनी साक्षरता दर है, 75.5% है ना। अब एग्जाम में दोस्तों हाल ही में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2-3 दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, क्या कि दोस्तों 75 से, है ना, 75 से अधिक दोस्तों साक्षरता दर रखने वाले जिले कौन कौन से हैं राजस्थान में, तो दोस्तों ऐसे 2 ही जिले हैं, कौन कौन से, एक तो कोटा और एक दोस्तों जयपुर, 2 ही जिले हैं दोस्तों जिनका साक्षरता दर 75% से दोस्तों अधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ सकता है, और नाम भी पूछ सकता है, और दोस्तों जिलों की संख्या भी पूछ सकता है। तो 2 जिले हैं कोटा और जयपुर भाई, ठीक है। 1 नंबर पे कोटा आएगा, 2 नंबर पे जयपुर आएगा, 3 नंबर पे दोस्तों नोट करना झुंझुनू आ जाएगा, 3 नंबर पे झुंझुनू, और 4 नंबर पे दोस्तों सीकर आ जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसी क्वेश्चन को घुमाकर ऐसा पूछ लिया कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तब दोस्तों नाम आ जाएगा जालोर का, सिरोही का, एक मिनट, सिरोही का दोस्तों, जालोर, सिरोही, इसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद दोस्तों बांसवाड़ा, ये 4 जिलों का क्रम दोस्तों ध्यान रखना, ये अवरोही क्रम बता रहा हूं आपको न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों का, ठीक है। इसके अलावा राज्य की कुल साक्षरता दर पूछ लिया अगर आपको कि राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है भाई, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों आपको कहना है 66.1% दोस्तों राज्य की कुल साक्षरता दर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल महिला साक्षरता दर पूछ ले अगर आपको, कुल महिला साक्षरता दर पूछ ले
कि राज्य की 2011 की जनगणना अनुसार कुल राज्य की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, तब दोस्तों आपको आप कितना करोगे 52.1% राज्य की कुल महिला साक्षरता दर है। अगर आपको पुरुष साक्षरता दर पूछ ले तब आपको करना है 69 है ना, सॉरी 79.2% करना है आपको पुरुष साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर राज्य की कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है 79.2% दोस्तों, ये होगी राज्य की कुल पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है 66.1% है। कुल महिला साक्षरता दर कितनी है 52.1% है। और दोस्तों कुल पुरुष साक्षरता दर पूछ ले तो 79.2% दोस्तों इसकी साक्षरता दर है। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों हमारी साक्षरता दर की बात कंप्लीट। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की। ठीक है, तो राजस्थान में अगर आपको पूछ ले कि ग्रामीण 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण दशकीय है ना, ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों कितनी थी है ना 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कितनी रही है, तो 19% रही है। अगर आपको शहरी पूछ ले है ना, शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो दोस्तों आपको 29% करना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। ठीक है, ग्रामीण पूछे तो 19% करना है, शहरी पूछे तो 29% करना है। ठीक है, ये ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा हूं मैं 19% और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा हूं 29%। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक, नोट करना, सर्वाधिक दोस्तों सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम, वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम अगर आपको पूछ ले भाई, अवरोही क्रम पूछ ले, तब दोस्तों आप क्या करोगे भाई, तब दोस्तों नोट करना बाड़मेर आ जाएगा। सबसे पहले नंबर आएगा बाड़मेर का, 2 नंबर पे आ जाएगा जैसलमेर और 3 नंबर पे आ जाएगा जोधपुर, 3 नंबर पे आ जाएगा हमारा जोधपुर, 4 नंबर पे आ जाएगा बांसवाड़ा। ये सर्वाधिक दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछ ले न्यूनतम है ना, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम, तब आपको करना है गंगानगर, 1 नंबर पे आ जाएगा गंगानगर। इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गंगानगर। 2 नंबर पे आ जाएगा झुंझुनू और 3 नंबर पे आ जाएगा पाली और 4 नंबर पे आ जाएगा बूंदी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, A B D दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें जैसलमेर आ जाएगा बीकानेर की जगह। ठीक है, इस बीकानेर की जगह कौन सा जिला आएगा, जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना। हमने देखे दोस्तों साक्षरता दर की बात कर ली, यहाँ पर देखे है ना, और जालौर जिले की महिला साक्षरता दर की बात कर ली और इसके अलावा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की भी बात कर ली हमने। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 मिनट दोस्तों, अब रुकिए। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है। निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म दोस्तों जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है। जल भराव सेम की समस्या होती है ना, जिससे अधिक प्रभावित कौन से जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर या दोस्तों जयपुर सीकर या चूरू भीलवाड़ा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट देगा। जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, जिनमें दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP होती है दोस्तों, IGNP के द्वारा दोस्तों वहां पर दलदली भूमि हो गई है। दलदली भूमि से उत्पन्न जो समस्या होती है उसको दोस्तों सेम की समस्या कहा जाता है और दोस्तों ये हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ में देखी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको गलती से पूछ ले कुबड़ पट्टी की समस्या कहां पर पाई जाती है, कुबड़ पट्टी बोलते हैं इसको दोस्तों, इसको बाका पट्टी भी बोलते हैं और इसको फ्लोरोसिस पट्टी भी बोलते हैं, फ्लोरोसिस पट्टी भी बोलते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है, अजमेर और नागौर में ना, अजमेर और नागौर जिलों में दोस्तों कुबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस पट्टी या बांका पट्टी देखने को मिलती है, अजमेर, नागौर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको पूछे राजस्थान में कंदरा समस्या या दोस्तों अवनालिका अपर्दन की समस्या कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों एक प्रकार का जल अपर्दन के द्वारा होता है अवनालिका अपर्दन। ये दोस्तों चंबल बेसिन में आपको देखने को मिलता है, चंबल बेसिन बोल दो या कोटा में बोल दो, कोटा जिले में बोल दो, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कंदरा समस्या, अवनालिका अपर्दन। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट देगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखिए सूरा घाट एवं शिवपुर घाट दोस्तों स्थित है दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तो हमने बात करी ली, टोटल 5 प्रकार के सिलेक्ट करते थे इसमें। देखिए ये तो हो नहीं सकता भाई। तो देखिए दोस्तों सूरा घाट और शिवपुरा घाट है, ये दोस्तों हमारी मध्य अरावली के क्या है दोस्तों, दर्रे का नाम है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट देगा। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोस्तों आपको सिरोही करना है,
सिरोही है ना, सिरोही में स्थित है गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है सिरोही में स्थित है गुरु शिखर। और दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब दोस्तों आपको करना है रघुनाथगढ़, जो सीकर जिले में स्थित है। रघुनाथगढ़, एक मिनट, रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर दोस्तों ऊंची है, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है, और ये सीकर जिले में स्थित है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको करना है तारागढ़, जो दोस्तों कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और गुरु शिखर की 1722 है, आपको मालूम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मध्य अरावली की दोस्तों क्या है, घाट है भाई, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न था, रंगाई छपाई उद्योग है, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लूनी नदी दोस्तों राजस्थान के 6 जिलों में अपना अफवाह तंत्र बनाती है, इस बात का भी आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों किस वर्ष राजस्थान पर्यावरण नीति जारी की गई थी। तो फरवरी 2010 में जारी की गई थी भाई, फरवरी 2010 में जारी की गई थी। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये बड़ा आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है भाई। मानव जनित कौन सा कारक नहीं है, तो अल्प वर्षा नहीं है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये सिंपल सा प्रश्न था। तो दोस्तों ये था आज के लिए दोस्तों, आज का हमारा भाई ये कौन सा था, आज का हमारा दोस्तों नोट करना 34वां मॉडल पेपर था RS प्री 2023 राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर SI एग्जाम सीरीज, है ना। SI एग्जाम सीरीज दोस्तों 2023 का आज 34वां मॉडल पेपर था। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले 33 मॉडल पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों नहीं देखा ना तो एक बार दोस्तों जरूर जाकर देखना भाई, आपका दिल दोस्तों गदगद हो जाएगा। दोस्तों इतना कंप्लीट फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलेगा। इससे बार दोस्तों जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे दोस्तों आप राजस्थान पुलिस से लेकर RS प्री तक की तैयारी कर लो, बहुत ही सफिशिएंट दोस्तों मॉडल पेपर है। आपकी एग्जाम में एक रामबाण दोस्तों साबित होंगे, गारंटी मेरी। और दोस्तों Q50 जीके पर दोस्तों एक ऑथेंटिक कंटेंट आपको देखने को मिलता है। ऐसा कंटेंट जो लोग आपको पेड कोर्स में दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। और यार आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है दोस्तों, आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नहीं किया तो दोस्तों कर लेना, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।